ओके, आज अपने को पढ़ना है इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। ठीक है, देखो ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि मैंने बोला सॉलिबिलिटी क्या होता है, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूँ, ठीक है, ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो कि, ठीक है, एक बार और रिवीजन करा देते हैं। देखो सॉलिबिलिटी मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि सॉलिबिलिटी का मतलब है कि सॉलिबिलिटी हम किसी भी सॉल्यूट का निकालते हैं, ठीक है, और हर सॉल्यूट का सॉलिबिलिटी फिक्स होता है। सॉलिबिलिटी का मतलब है कि कितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम किसी भी सॉल्वेंट में मिला सकते हैं, स्पेशली वाटर, ठीक है, और वो भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना कितने सॉल्वेंट में भाई, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम हम सॉल्यूट मिला सकते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको कुछ सब्सटेंस के, कुछ सॉल्यूट के सॉलिबिलिटी भी बताया था। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉलिबिलिटी होता है 21 ग्राम, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का होता है 32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड का होता है 34 ग्राम, सोडियम क्लोराइड का होता है 36 ग्राम, और अमोनियम क्लोराइड का होता है 37 ग्राम, और शुगर का मैंने बताया 204 ग्राम। ठीक है, तो ये सारे सॉलिबिलिटी हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। ठीक है, चलो लिखते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी। ठीक है, अभी क्या होता है कि जैसे अगर मैं ये कहूँ कि सॉलिबिलिटी जो है ना, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले कहता है कि जब आप किसी भी सॉलिड को, ठीक है, जैसे मान लो शुगर को आप पानी में मिला रहे हो, लिक्विड में मिला रहे हो, तो सॉलिड जब लिक्विड में मिक्स होता है, ठीक है, तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है, यानी जो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। आ रहा है समझ में? वो इंक्रीज यानी कि सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी बाय व्हेन वी इंक्रीज़ द टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर आप एक गिलास में 2 चम्मच चीनी डाल रहे हो, अब तीसरा नहीं डिज़ोल्व हो रहा, आप आराम से उसको जाओ जाके टेम्परेचर बढ़ा दो, चूल्हे पे चढ़ा दो, है ना। चूल्हे पे जैसे ही चढ़ाओगे क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आप 3 क्या, आप तो 5 चम्मच भी डाल सकते हो। समझ में आ रहा है? गुड। तो ये हो गया सॉलिबिलिटी के बारे में, मतलब जब आप सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हो। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या होगा भाई, डिक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर तो सॉलिबिलिटी भी घट जाएगा। ठीक है, अगला है कि जो सॉलिबिलिटी है सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, वो अनअफेक्टेड होता है प्रेशर में। यानी कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं घटाएं, यानी चेंज इन प्रेशर लाएं, तो अगर हमने सॉलिड यानी चीनी पानी का जो घोल बनाया है, उसमें अगर कितना भी आप प्रेशर को बढ़ाओ घटाओ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अनअफेक्टेड होता है। ठीक है, तीसरा कहता है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो समझना है, गैस इन लिक्विड यानी अब हम मान लो सोडा वाटर बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में मिक्स करेंगे, वाटर में। ठीक है, तो सोडा वाटर बनेगा, तो इसकी जो सॉलिबिलिटी है ना वो घटेगी व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, और बढ़ेगी व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर, यानी उल्टा है। ठीक है, गुड। और अगर मैं गैसेज इन लिक्विड की प्रेशर की बात करूँ, प्रेशर से रिलेटेड, तो होता क्या है कि जब हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इसकी सॉलिबिलिटी भी बढ़ेगी, और अगर हम प्रेशर को घटाएंगे तो इसकी सॉलिबिलिटी भी घटेगी। यानी अगर हम ज़्यादा प्रेशर डालें, ज़्यादा प्रेशर से हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालें तो वो सॉल्युबल होते चला जाएगा, वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, और अगर कम डालें तो कम, मतलब कम प्रेशर डाले तो कम सॉलिबिलिटी हो जाएगा, यानी सॉलिबिलिटी उसकी घट जाएगी। आया समझ में? क्लियर है? मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, आपको ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है ना, समझते हैं। मैंने आपको 4 पॉइंट बताया, 4 पॉइंट बताया, आप चारों को जल्दी जल्दी शॉर्ट में समझो। मैंने आपको बताया सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड को किस में मिला रहे हैं, लिक्विड में मिला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखो सॉलिबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो टेम्परेचर, और यहाँ पे लिखो प्रेशर। इससे क्या होगा ना कि आप बहुत आराम से समझ जाओगे कि चीज़ें क्या है और कैसे काम कर रही है। अब आप एक चीज़ देखो, क्या करना है, सॉलिबिलिटी क्या होगा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगा जब हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर। ठीक है, और डिक्रीज़ होगा
जब हम क्या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और प्रेशर में ये क्या रहता है, अनअफेक्टेड, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया कि भाई अब तो वैसे देखा जाए तो 2 ही होगा ना फिर, ठीक है, ये 2 ही होगा फिर, हाँ। अब मैंने आपको फिर बताया गैसेज इन लिक्विड, क्या बताया, गैसेज इन लिक्विड, ठीक है। तो गैसेज इन लिक्विड का कहानी क्या है, गैसेज इन लिक्विड का कहानी ये है कि इसकी जो सॉलिबिलिटी होगी वो इंक्रीज़ करेगी, कब, जब आप टेम्परेचर क्या करोगे, डिक्रीज़ करोगे, ठीक है। और डिक्रीज़ जब करोगे सॉलिबिलिटी, यानी आप कह लो कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे सर, ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होगी। प्रेशर का कहानी क्या है, प्रेशर इंक्रीज तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज। आ गया समझ में, ठीक। ठीक है, ओके। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंज, क्या होता है फिजिकल और केमिकल चेंज, आपको भी पता है कि सर फिजिकल चेंज में क्या होता है, जिसमें केमिकली कुछ चेंज ना हो, कोई न्यू सब्सटेंस ना बने, लेकिन नया स्टेट बन जाता है, मतलब स्टेट में चेंजेस हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस नहीं हो, है ना। और फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि फिजिकल चेंज जो होता है सर वो रिवर्सिबल होता है, मतलब हम चाहें तो उसको वापस से वो बना सकते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोगों ने कैंडल को बर्न किया, ठीक है, तो बर्न किया तो वो वैक्स में, वैक्स सॉलिड वैक्स था, अभी वो लिक्विड वैक्स बन जाता है, ठीक है। फिर उसको चाहे तो अगेन उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर कैसा चेंज है, फिजिकल और केमिकल, क्योंकि अगर हम पेपर को जला करके ऐश बना रहे हैं तो ऐश से वापस से पेपर नहीं बना सकते। हाँ जी, यानी अगर आप मिल्क से कर्ड बना रहे हो दैट इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली, ठीक है। तो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है और ये एक तरह का इर्रिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है, इर्रिवर्सिबल, जो बदला नहीं जा सकता, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, मेकिंग ऑफ अ सॉल्यूशन, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बर, ठीक है, टम्बलर, ये सारे के सारे क्या हैं, फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स हैं। और केमिकल चेंज में क्या आएगा आपका, केमिकल चेंज में आपका आएगा जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, रोटेटिंग ऑफ फैन, वो सारे फिजिकल चेंज होंगे। केमिकल चेंज में आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फूड्स, बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सारे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये सारे केमिकल चेंज में आएंगे और ये एक इर्रिवर्सिबल चेंज भी होता है, ठीक है। तो इसके अलावा अच्छा, मेकिंग ऑफ चपाती, फिजिकल और केमिकल, देखो ऐसा है ना, रोलिंग ऑफ रोटी फिजिकल चेंज, बट मेकिंग ऑफ चपाती फ्रॉम केमिकल, बिकॉज वापस से रोटी ऐसे बनाना, आटा बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है, ओके, अच्छा एक काम करते हैं, देर आर फ्यू क्वेश्चंस, मेरे को उसका आंसर चाहिए आपसे, ठीक है, जो भी आज मैंने, आज नहीं मतलब मैंने जो भी पहले पढ़ाया उससे रिलेटेड है, तो आप मेरे को बताओगे इन सारे का आंसर क्या क्या होगा। मैं ज़्यादा नहीं, 3-4 ही पूछूंगा। सबसे पहले आप बताओ सॉलिड फोम का बेस्ट एग्जांपल कौन है इनमें से,
बटर, ब्रेड, शेविंग क्रीम या रूबी? हाँ जी, ब्रेड। ब्रेड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फोम। ठीक है, बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इमल्शन? इनमें से कौन इमल्शन नहीं है? ठीक है, मिल्क, बटर, फेस क्रीम या शेविंग क्रीम? इनमें से कौन सा इमल्शन नहीं है? मिल्क, बटर, फेस क्रीम या शेविंग क्रीम? शेविंग क्रीम, गुड। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट? हाँ जी, शुगर सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। वाई? बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर टू बिग। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के लिए हमें छोटे पार्टिकल चाहिए। हाँ जी, ओके। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट? शुगर एंड वाटर मिक्सचर। अच्छा, ये टिंडल इफेक्ट में से कौन सा दिखलाएगा वो आपसे पूछा जा रहा है। शुगर एंड वाटर मिक्सचर, पोटैश एलम एंड वाटर मिक्सचर, चॉक पाउडर एंड वाटर मिक्सचर या पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर मिक्सचर? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? चॉक पाउडर। सही है, चॉक पाउडर एंड वाटर मिक्सचर। ठीक है, क्योंकि देखो चॉक पाउडर एंड वाटर मिक्सचर क्या किसका एग्जाम्पल था? कोलोइडल सॉल्यूशन का या सस्पेंशन का? किसका था? कोलोइडल का था या सस्पेंशन का था? सस्पेंशन का था। ठीक है, उसमें साफ साफ दिखता है ना, ऐसे नीचे आके बैठ जाते हैं। हाँ जी, तो सस्पेंशन में तो होता ही है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, गुड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस? कितना होता है शुगर का? 204 ग्राम। ठीक है, चलो बढ़िया, मतलब आपने पढ़ाई तो की है। चलो अगले आ जाओ। अगला है, देखो अगला है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। देखो ऐसा है ना, हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा? हम लोगों ने शुरू में ये पढ़ा कि भाई मैटर डिफरेंट तरह से इनको डिवाइड किया गया, प्योर, इम्प्योर, प्योर में, फिर इम्प्योर में कौन कौन आते हैं। फिर हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स पढ़े, फिर एलिमेंट पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा। ठीक है, फिर हम लोगों ने 2-3 सॉल्यूशंस को मिलाया, मतलब 2-3 तरह के पार्टिकल्स को मिलाया, सॉलिड को मिलाया, लिक्विड को मिलाया, बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। अब ऐसा है ना, हम लोगों ने मिक्सचर तो बहुत पढ़ लिया, अब उन मिक्सचर्स को अलग करना है। ठीक है, अब हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस को कैसे अलग करते हैं, कौन से प्रोसेस से अलग करते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। यानी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई भी मेथड को, ठीक है, यूज़ करके सेपरेट करते हो मिक्सचर्स को, ठीक है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी उसमें आपने क्या मिलाया है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखो एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपने दूध में चाय पत्ती मिलाई है चाय बनाने के लिए, तो उस चाय पत्ती को अलग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, कौन से प्रोसेस को अपनाएंगे? फिल्ट्रेशन को अपनाएंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, या फिर वो चाय छन्नी लेंगे बेसिकली। अब मेरे को ये बताओ, आप अगर चाह रहे हो कि चाय पत्ती में से जो है चाय में से चाय पत्ती अलग हो जाए और आप उसको फिल्ट्रेशन से ना करके एवापोरेशन से करने लगो, क्या होगा? पता चला चाय गायब हो जाएगा और चाय पत्ती रह जाएगा, तो वो भी एक तरह का सेपरेशन हुआ ना। हाँ, लेकिन चाय पीने को तो नहीं मिलेगा। ठीक है, बट वो सही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने क्या मिलाया है, वो सॉल्यूशन किस चीज़ का है और उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट मिलाया गया, यानी कौन से सॉल्यूट मिलाए गए हैं, वो बताएगा आपको कि वो सेपरेट कैसे होगा। यानी उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सेपरेशन किस तरह का होगा। ठीक है, या कौन सा होगा। हमें कौन कौन से सेपरेशन पढ़ने हैं भाई? हमें बहुत तरह के सेपरेशंस पढ़ने हैं इस चैप्टर में। जैसे आपका हो गया सब्लिमेशन। ठीक है, मैं बता दूं एक बार सारे। ठीक है, सब्लिमेशन हो गया, मैग्नेट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, एवापोरेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल। ये सारे आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। अच्छा, ऐसा तो बहुत सारा नाम होगा ना इसमें जिसमें जो नया पहली बार सुने हो, और कुछ नाम ऐसे भी आपको सुनने में मिल रहे हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, जैसे एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, वो सब आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, अब ऐसा है कि भाई इन ऑर्डर टू लर्न द सेपरेशंस ऑफ मिक्सचर्स वी विल कंसीडर द फॉलोइंग 3 केसेस। अभी देखो क्या कहानी है, अब हमें अलग अलग तो करना है मिक्सचर को, डिफरेंट प्रोसेस से। तो हमने क्या किया ना, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने पहले रखा मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स। भैया हमने एक मिक्सचर बनाना है, उसमें दोनों सॉलिड होंगे।
ठीक है। हमने दूसरा में रखा मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड, ठीक है। और तीसरे में हम लोगों ने रखा मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, 2 तरह के लिक्विड्स को मिलाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, हम लोग इस तरीके से प्रोसेस को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग वो भी देखेंगे कि आपने क्या मिलाया है, आपने 2 सॉलिड में क्या मिलाया है, वो बात की बात है। बट पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहला कंटेनर में मैंने रखा है सॉलिड, मैंने आपको क्या बताया, पहला कंटेनर में क्या रखा है, 2 सॉलिड का मिक्सचर है भाई, 2 सॉलिड मिक्सचर है या मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, ठीक है। और मैंने दूसरे कंटेनर में क्या रखा है, सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। और मैंने तीसरे कंटेनर में क्या रखा है, क्या रखा है, 2 लिक्विड्स, ठीक है, 2 लिक्विड्स, ठीक है, मिक्सचर। कहने का मतलब ये है कि ये हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब एक एक केस में कौन कौन से होंगे या कौन कौन से सेपरेट कर, किस किस तरह से हमें सेपरेट करना है। जैसे देखो, सबसे पहले आता है इस वाले में भाई 2 सॉलिड के मिक्सचर्स है, ठीक है। अब 2 सॉलिड के मिक्सचर्स में ये हो सकता है, मतलब हम इनको कैसे अलग कर सकते हैं, तो 3 प्रोसेस दिया हुआ है। 2 सॉलिड आपने मिला लिया है, ठीक है, मिक्सचर तैयार कर लिया। अब उनको आपको अलग करना है, आप क्या करोगे, आपके पास 3 तरीका है, ठीक है। कौन कौन है भाई, पहला है बाय यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, सही तरीके से सॉल्वेंट यूज़ कर लो, सही सॉल्वेंट यूज़ कर लो, बात ख़त्म, ठीक है। दूसरा है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से भी कर सकते हैं। और तीसरा है भाई बाय यूजिंग मैग्नेट, बाय यूजिंग मैग्नेट। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाला सब्लिमेशन में जाएगा, कौन सा वाला सूटेबल सॉल्वेंट में जाएगा और कौन सा वाला मैग्नेट से होगा। देखो सिंपल सी बात है, मैग्नेट वाला तो वही होगा ना जिसमें आयरन होंगे, ठीक है। बाकी दोनों देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, मैंने आपको 3 तरीका बताया, इसमें कितना तरीका बताया, 3 तरीका बताया। मैंने आपको पहला बताया क्या, सूटेबल सॉल्वेंट, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या बताया, तीसरा तो मैग्नेट था, दूसरा क्या था, दूसरा क्या बताया मैंने, हाँ जी, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, या आप सब्लिमेशन लिख लो। सब्लिमेशन। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए, सूटेबल सॉल्वेंट, सब्लिमेशन और मैग्नेट। अब आप मेरे को बताओगे, मैं 2 सॉलिड को मिक्स करने जा रहा हूँ, आप कौन सा वाला तरीका लगाओगे अलग करने के लिए। भाई पहला आपसे क्वेश्चन है, अगर मैंने सॉल्ट और शुगर को मिला दिया है, क्या मिला दिया, सॉरी सॉल्ट नहीं, सैंड और शुगर, मैंने 2 चीज़ें मिलाई हैं यहाँ पे, आप बताओगे क्या करना है, सैंड प्लस शुगर दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है, बोलोगे दोनों ही सॉलिड है सर, सॉलिड है ना, दोनों ही सॉलिड है। आप मेरे को बताओ कौन से प्रोसेस से आप इसको सेपरेट करोगे, सॉल्वेंट, सूटेबल सॉल्वेंट, सब्लिमेशन या मैग्नेट। सूटेबल सॉल्वेंट वाला क्या रखोगे आप सॉल्वेंट के रूप में, वाटर, सिंपल। आप कहोगे सर चीनी और क्या कहते हैं सैंड का मिक्सचर है ना, पानी में आप दोनों को डाल दीजिए, उस मिक्सचर को डाल दीजिए और मिला दीजिए, जो चीनी होगा वो घुल मिल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा और सैंड के पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है, चलो आपको समझ में आ रहा है। अगला है, अगला 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 क्वेश्चन ये है, अगला मेरे पास सॉल्यूशन है अगला मेरे पास सॉल्यूशन है सल्फ़र और सैंड का। अब बताओ आप, सल्फ़र और सैंड, सल्फ़र प्लस सैंड दोनों ही क्या है, सॉलिड है। क्या करने वाले हो, क्या रखोगे, कौन सा वाला प्रोसेस, सॉल्वेंट वाला। क्या रखोगे सॉल्वेंट में, किस में डालोगे इसको, कार्बन डाइसल्फेट। किस में डालोगे आप, कार्बन डाइसल्फेट, है ना, किस में डालोगे, कार्बन डाइसल्फेट में, हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आराम से जो सल्फ़र है वो मिक्स हो जाएगा और ये क्या रह जाएगा, सैंड बच जाएगा। ओके ठीक है। अब मेरे को आप बताओगे, मेरे पास ना कैम्फर है, कपूर, ठीक है,
और कुछ और रख लेते हैं, कपूर और मान लो शुगर है, ठीक है, ठीक है, कैम्फर है और शुगर है। आप बताओ कैसे अलग करोगे, कौन सा वाला? सब्लिमेशन। क्या करोगे? आग में रखोगे, हीट करोगे, ऑब्वियस ही बात है, कैम्फर चला जाएगा वेपर में और सैंड बच जाएगा, ठीक है। देखो मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ नाम बता दूं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है सब्लिमेशन से अलग होते हैं, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, ध्यान से सुनना, जैसा कैम्फर का जो प्रॉपर्टी है ना, डायरेक्ट कन्वर्ट टू सॉलिड टू गैस, ठीक है, वैसे और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आता है सबसे पहले आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी हीट देने पे डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन, ठीक है, तीसरा हो गया कैम्फर, ठीक है, चौथा हो गया नैप्थलीन। नैप्थलीन पता है क्या होता है? क्या? वो कैम्फर जैसा ही होता है। देख, ऐसा कभी हुआ है घर में मम्मी ने बाज़ार से वो एक गोली मंगाई हो वाइट वाले कपड़े में डालने के लिए, ठीक है, उसी को कहते हैं फिनाइल का गोली, उसको कहते हैं ना, जो फिनाइल का गोली होता है ना, उसी को नैप्थलीन कहते हैं, ठीक है। और देखना आप कभी कि अगर वो जिस ट्रंक में आप रखते हो उसको डाल करके या अलमारी में, ठीक है, कुछ समय बाद देखना वो जो नैप्थलीन का गोली है वो गायब भी हो जाता है और छोटा होने लगता है। अगर बीच में निकालो तो छोटा दिखेगा और कुछ समय बाद वो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो हमारे कपड़े को इन्फेक्शन से बचाता है, पहला तो ये, ठीक है, बैक्टीरिया या जो भी कह लो वायरस, उन सब चीज़ों से बचाता है पहला, और दूसरा ये डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में है एंथ्रासीन। क्या है? एंथ्रासीन। एंथ्रासीन कहाँ पे यूज़ होता है पता है? मेडिकल फील्ड में, ठीक है। इनो का नाम सुने हो? देखते हो पाउडर रहता है सॉलिड फॉर्म में, डाले उसमें से कुछ गैसेस बाहर आते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। अगला आपसे मैं अगर ये पूछूं कि मैंने सल्फ़र पाउडर और आयरन फिलिंग्स, ठीक है, ध्यान से सुनना, सल्फ़र पाउडर, ठीक है, और आयरन फिलिंग्स क्या करना है? मैग्नेट से अलग करोगे, मैग्नेट से ही अलग करोगे ना आयरन फिलिंग। देखो जहाँ पे भी आयरन है मैग्नेट लगा देना है, सिंपल सी बात। आपको पता है जो बड़े बड़े डंप यार्ड होते हैं जहाँ पे पूरा शहर का कचरा ले जाया जाता है, ठीक है, अब देखो कचरे में तो लोग कुछ भी फेंक देते हैं, ठीक है, ऐसे करना ये नहीं चाहिए, गीला कचरा अलग होना चाहिए और सूखा कचरा अलग होना चाहिए, बट बहुत कम लोग ऐसा मतलब करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि जहाँ पे ये डंप यार्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे सारे कचरे को सेपरेट किया जाता है, जहाँ पे पूरे शहर का कचरा ले जाया जाता है वहाँ पे अलग अलग किया जाता है। तो आपने कभी सोचा कि सर इतना ज़्यादा कचरा और उनको अलग अलग करना, ठीक है, उसमें से देखो कचड़े में ना बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स भी रहते हैं, लोहे की चीज़ रहती है या और कुछ ऑर्नामेंट्स रहते हैं। ऑर्नामेंट्स कहने का मतलब कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान या हाँ कुछ भी रह सकता है। तो उनको आपने कभी सोचा कैसे अलग करते हैं? ऐसे एक एक तो नहीं चुनेंगे ना मैग्नेट से, ठीक है, वो लोग ना बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही वो कचड़े के ऊपर ले जाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा कचरा है, ठीक है, तो इसके ऊपर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ले गए तो क्या होगा, सारा जो है ना इसमें आके क्या करेगा, चिपक जाएगा, ठीक है, और वो उसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ और होता है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत है इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, और आपको पढ़ना है 10th में इसके बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ना एक और इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है, जब कभी क्या होता है कि ना आईज़ में, आँख में, ठीक है, मान लो कुछ आयरन की चीज़ें चली गई, आयरन पार्टिकल चले गए, होता है ना कभी गलती से कुछ आके चला जाता है एंड बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसको डॉक्टर्स सर्जरी के टाइम वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करते हैं उसको निकालने के लिए, उस आई में से आयरन फिलिंग्स को निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम भी है, वो भी आप देख सकते हो, है ना। चलो भाई, अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर को, यानी अब हम लोग आगे हैं इस वाले में, सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर। अब मैं आपको बता दूं आपके पास कौन कौन से मेथड है। आपके पास फिल्ट्रेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमैटोग्राफी है, एवापोरेशन और डिस्टिलेशन है। अच्छा आप मेरे को बताओ, आपको कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको ये नहीं समझ में आ रहा है सर ये क्या होता है? अभी ये पहली बार सुना है हमने, कौन सा वाला? आपने फिल्ट्रेशन आपको पता होगा, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन पता है, गुड, सेंट्रीफ्यूगेशन
नहीं पता। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन ना एक तरह का प्रोसेस है, एक तरह का सेपरेशन प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग करते क्या है कि चीज़ों को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। उससे क्या होता है कि जब आप उसको बहुत तेज़ी से घुमाते हो ना, ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं ना, मतलब उसमें जो भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कुछ पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स नीचे आके बैठ जाएगा, ठीक है, और जो लिक्विड है वो अलग। जैसे ये कहाँ पर यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी दूध में से मक्खन निकालते हुए देखा है? कहीं कार्टून में या कहीं पे भी देखा है? तो क्या होता है वहाँ पे आपने क्या देखा है कि एक वो मटकी में, हाँ मटकी में ऐसा ऐसा करके एक डंडे से, एक रस्सी से उनको घुमाया जाता है, ठीक है। तो घुमाया क्यों जा रहा है? क्योंकि मक्खन वहीं से आने वाला है, दूध से ही आएगा, ठीक है, लेकिन उसको हम घुमा रहे हैं ताकि वो क्या हो जाए, उसके जो भी पार्टिकल्स है वो एक जगह हो जाए और उनको हम सेपरेट आउट कर सकें। तो इस मेथड को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। और ये सिर्फ मक्खन निकालने के लिए यूज़ नहीं होता है, बहुत जगह पे यूज़ होता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ठीक है, आपका जो ब्लड सैंपल लिया जाता है मेडिकल फील्ड में, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। आपका जो ब्लड सैंपल लिया जाता है ना कोई भी टेस्ट के लिए, ठीक है, आपको पता है वो कहाँ जाता है सबसे पहले, या क्या किस प्रोसेस के थ्रू जाता है? सबसे पहले देखो आपका जो ब्लड होता है ना, आपको भी पता है कि दैट सर वो एक मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है, ठीक है। और आपको भी पता है कि ब्लड, अगर नहीं पता तो आप जानो कि ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके ब्लड में वाटर भी है, वाटर होता है ना, ठीक है, आपके ब्लड में वाटर कंपोनेंट्स भी है, आपके ब्लड में एल्बुमिन भी है, ठीक है, आपके ब्लड में आरबीसी भी है, रेड ब्लड सेल, आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी है, वाइट ब्लड सेल। तो सोचो इतना सारा चीज़ है, हेमोग्लोबिन भी है उसमें, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप जब देख रहे हो सिर्फ रेड कलर का ब्लड है और आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पता है क्या होता है, एक उनके पास ना सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रोसेस को करते हैं। होता क्या है कि हमारे घर में जो जार है ना, मिक्सी वाला जार, उसमें मसाला पीसते हैं, ठीक है, उसी टाइप का उनके पास भी एक मशीन होता है, ठीक है। और उस मशीन में बस अलग क्या होता है कि उस मशीन में ना इस तरीके से रहेगा एक गोल सा चेम्बर, और ऐसे ऐसे रहेगा, इस तरीके से छेद होंगे। कहाँ देखिए तुम? अच्छा ठीक है। तो क्या होता है, तुम्हारा जो ब्लड जिस ट्यूब में लिया जाता है, ठीक है, उस ट्यूब को इसके अंदर डाल दिया जाता है। ट्यूब को रख दिए अंदर, सेट कर दिए और मशीन को ऑन कर दिए। ये क्या करेगा ना, बहुत तेज़ी से घूमेगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा बहुत तेज़ी से, और जब ये घूम करके रुकेगा ना, तो तुम्हारा जो ब्लड, ठीक है, बेसिकली जो कि ट्यूब में था, सॉरी ट्यूब ऐसा नहीं बनता है, जो कि एक ट्यूब में था, ठीक है, जो सिर्फ पहले ब्लड था, अब वो डिफरेंट लेयर में बट जाएगा। आ रहा समझ में? यहाँ पे आपको रेड कलर का दिखेगा जो आपके आरबीसीज होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके ब्लड के एल्बुमिन आ जाएंगे, आ रहा समझ में, और यहाँ पे कुछ और भी कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर वो टेस्ट करता है इससे, आ रहा समझ में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया ना, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी यार क्रोमैटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अच्छे से समझो। इरेज करें इसमें से कुछ, ये तो हो गया पूरा, इसी को इरेज करते हैं। देखो क्रोमैटोग्राफी क्या होता है ना, ये भी एक तरह का सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। अब बेसिकली इसके लिए हमें स्पेशल टाइप ऑफ पेपर चाहिए होता है, क्रोमैटोग्राफ करके एक पेपर होता है, ठीक है, वो चाहिए होता है। अगर वो नहीं भी है तो भी आप कर सकते हो ये काम, और करना कैसे वो आप समझ लो। एक पेपर लेना, ठीक है, एक पेपर लेना, उस पेपर में, ठीक है, एक छोटा सा बूंद किसका, इंक का, ठीक है, डाल देना, या ब्लैक कलर को जो कुछ भी होगा आपके पास, ब्लैक कलर का इंक होगा तो वो आप डाल देना। आपको पता है ब्लैक कलर कैसे बनता है, सारे कलर को मिला दो ब्लैक कलर बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, क्या करोगे, पानी में डालोगे, चलो हमने डाल दिया, टच किया पानी इसमें, अब टच किया, टच कर गया ना, तो जैसे ही इसको आप पानी में डालोगे क्या होगा, यहाँ से ना ये भीगना स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, होगा ना। आप पेपर या कपड़े कोई भी चीज़ को डालते हो, देखते हो पानी थोड़ा सा लगाओ पूरा ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है। तो जैसे ही ये कलर ऊपर जाएगा, तो ये जो कलर यहाँ पे जो ब्लैक कलर के फॉर्म में था, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग कलर के साथ जाएगा। यानी यहाँ पर हो सकता है ग्रीन हो जाए कुछ दूर तक,
फिर कुछ दूर तक येलो, फिर कुछ दूर तक रेड, फिर ब्लू, फिर इस तरीके से। आ रहा समझ में? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर कलर जो है अलग अलग, हर कलर का सॉलिबिलिटी अलग अलग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेड का अलग सॉलिबिलिटी है, वाइट का अलग है, ग्रीन का अलग है, येलो का अलग है। तो अलग अलग कलर का अलग अलग सॉलिबिलिटी होने के कारण जिसको जितना अमाउंट ऑफ वाटर मिल रहा है और वो उस तरीके से ऊपर बढ़ते जा रहा है। आ रहा है समझ में? तो अब आपको समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। ठीक है, आप बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, ब्लैक इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर, ठीक है। और बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। डिस्टिलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ ठीक है। ओके ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना कि ये क्रोमेटोग्राफी को करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर की ज़रूरत होती है, वो नॉर्मल पेपर से नहीं होगा। और उस पेपर को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक है। और इसका यूज़ आपको फॉरेंसिक लैब होता है ना, हाँ, वो सब जगह पर यूज़ होता है इसका, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। और जिस भी पेपर पे डिफरेंट जो कलर आ चुका है, जैसे ये पेपर पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये पेपर को मैंने क्या बोला? क्रोमेटोग्राफी पेपर। ठीक है, अगर इस पेपर को मैंने यूज़ किया है और इस पर डिफरेंट कलर्स के स्पॉट आ चुके हैं, तो इसको हम कहेंगे क्रोमेटोग्राफ। क्या कहेंगे? ठीक है, क्रोमेटोग्राफ कहेंगे या क्रोमेटोग्राम कहेंगे? अच्छा, क्रोमेटोग्राम कहेंगे, सॉरी, क्रोमेटोग्राम, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, बाकी आपको क्रिस्टलाइजेशन पता है, डिस्टिलेशन पता है, एवापोरेशन पता है। पेज नंबर 91 निकालना। 91 मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन बता ही दिया। ये देखो, ये मशीन है, ठीक है। और ये देखो, ये डॉक्टर के हाथ में जो दिख रहा है ना, वो पहले ब्लड था। अब वो जैसे ही वो उस प्रोसेस से पास करवाएं तो क्या हो गया? देख रहे हो, डिफरेंट ब्लड सेल्स नीचे, सिर्फ आरबीसीज नीचे आ गया, बाकी चीज़ें अलग अलग हो गई, एल्बुमिन अलग हो गया, और भी चीज़ें अलग हो गई, है ना। ठीक है। उसके बाद आपको फ़िल्ट्रेशन पता है? पानी को फ़िल्टर करते हैं हम लोग, डिफरेंट प्रोसेस से पास कराते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। हाँ, पहले उसको हम लोग पहले एक पंपिंग स्टेशन पे ले जाते हैं, उसके बाद सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं, फिर लोडिंग टैंक, फिर फिल्ट्रेशन टैंक, फिर क्लोरीनेशन टैंक, एंड लास्ट में हम फिर वाटर स्टोरेज, ठीक है। तो क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है? क्लोरीनेशन टैंक में ना क्लोरीन ऐड करते हैं, वाटर में क्लोरीन ऐड किया जाता है। आपको पता है, वाटर में क्लोरीन इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि वो वाटर में जो भी इन्फेक्टेड सब्सटेंस है या इन्फेक्शंस है या ये बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी है, तो वो उस चीज़ को किल कर देता है। यानी क्लोरीन इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। और यही कारण है कि जब कभी आप देखना स्विमिंग पूल का पानी कभी गंदा दिखेगा आपको? गंदा दिखेगा नहीं, ठीक। हाँ, स्विमिंग पूल का पानी जब आप कहीं अच्छे जगह जाते हो ना, तो आपको हाँ एग्जैक्टली, तो अच्छे जगह जाओ तो आपको स्विमिंग पूल का पानी हमेशा साफ़ दिखेगा, ब्लूइश कलर का वाटर दिखता है हमेशा। क्यों? कैसे साफ़ रहता है? इतने लोग नहाते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरीन ऐड करते हैं,
ठीक है। क्लोरीन से क्या होता है, सारे जो कह सकते हो बैक्टीरिया, वायरस, जो कुछ भी है, जर्म्स जो भी है वाटर में, सारे किल हो जाते हैं, ठीक है। इफ़ इवन आप कभी दिल्ली अगर गए हो दिल्ली, तो देखना कभी दिल्ली का पानी टेस्ट करके आप, ठीक है, आपको उसका टेस्ट अलग लगेगा यहाँ के पानी से, ठीक है। क्यों अलग लगेगा? और उसमें एक स्मेल भी रहेगा क्लोरीन जैसा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन ऐड होता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो यमुना का पानी है, यमुना रिवर का जो वाटर है, उसी को ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, डिफरेंट टैंक्स यानी फिल्ट्रेशन कर के लोगों के घर तक पहुँचाते हैं। और उसमें एक प्रोसेस क्लोरीनेशन टैंक वाला भी है, तो उसमें क्लोरीन भी ऐड रहता है ताकि पानी ख़राब नहीं हो, ठीक है। आ रहा है समझ में? गुड। बाकी मेरे को नहीं लगता फिल्ट्रेशन में आपको और कोई दिक्कत है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? देखो, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ना, कि जब आप चीनी और पानी को मिला दिए, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन आपने बना लिया, अब आपको चीनी मान लो इसमें से अलग करना है, क्या करोगे? आपके पास दो ही रास्ते हैं, ठीक है। दो ही रास्ता मतलब आप एवापोरेट करो, पहले एवापोरेट करके क्या कर दो, पानी सारा उड़ गया, ठीक है, और जो बचा है उसको आप कंडेंस कर दो, मतलब ठंडा करो। उससे क्या होगा कि क्रिस्टल फॉर्म में वो बन जाएगा, शुगर लास्ट में बच जाएगा। इसी को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, मतलब क्रिस्टल बनाना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड crystallization. The process of cooling a hot substance, concentrated solution of a substance to obtain a crystal is called crystallization. मैंने बोला ना कूल करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपको और इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने आपको बता दिया, क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बता दिया, एवोपोरेशन आपको पता ही है, और डिस्टिलेशन में तो कुछ करना ही नहीं होता है भैया, ठंडा ही करना होता है ना। जैसे वाटर से वेपर, और वेपर को कंडेंस करो, ठंडा करो, तो फिर से तो ये हो गया डिस्टिलेशन। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं? पक्का? तो आई थिंक इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म। नहीं, एक टर्म है यहाँ पे, देखो डिस्टिलेशन में एक टर्म है, एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है आपको पता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और एक होता है सेपरेटिंग फनल से अलग करना। देखो आप एक चीज़ समझो, जैसे आपने कभी सोचा है कि सर अगर हम एक ग्लास में, ठीक है, पानी मिला दें, वाटर मिला दें और ऑयल मिला दें, क्या मिला दें? ऑयल, और इनको मेरे को बोला जाए अलग करना, तो कैसे अलग करेंगे? बताओ आप कैसे अलग करोगे? अगर पानी में वाटर ऑयल, मतलब एक ग्लास में वाटर ऑयल दोनों मिला दें, अच्छा दोनों मिलेगा तो नहीं ना, एक लेयर बना लेगा ऊपर नीचे, तो कैसे अलग करोगे? कभी आपने सोचा इसको? कैसे? नहीं पता ना। देखो इसको अलग करते हैं सेपरेटिंग फनल के थ्रू। किसके थ्रू? सेपरेटिंग फनल के थ्रू। आप बोलोगे सर ये सेपरेटिंग फनल में क्या होता है? तो देखो ऐसा है ना, ये है भाई सेपरेटिंग फनल, ठीक है, ये क्या है? ये है सेपरेटिंग फनल। इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं, इसमें हम लोगों ने दोनों चीज़ डाल देते हैं, ठीक है, इधर वाटर डाल दिए और इधर ऑयल डाल दिया, ठीक है। अब हो गया कि कुछ समय के बाद ये अपना अपना एक लेयर बना लेगा। अब हम इस नॉब को खोल देंगे, तो नॉब को जैसे ही खोलेंगे मेरे पास नीचे वाले बीकर में क्या आ जाएगा? पहले कौन आएगा? वाटर, और तब तक खोल के रखेंगे जब तक वाटर पूरा नीचे नहीं आ जाए। जैसे ही वो नीचे आ गया, इस कंटेनर में आ गया, इस जार में आ गया, फिर इसको बंद कर देंगे, तो वाटर अलग और ऑयल अलग। तो जब दो इमिसिबल लिक्विड, मिला हुआ नहीं, घुलने मिलने वाला नहीं, दो इमिसिबल लिक्विड को अलग करना होता है, तो हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और टर्म है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि हम एक, जैसे मान लो आपका एक प्रोडक्ट, जैसे आपको पता है समुद्र, जो सी वाटर होता है समुद्र में से, ठीक है, अंडर द सी, ठीक है, आपके ऑयल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जिसको आप बोलते हो, वो होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्रूड ऑयल निकालते हैं, आपको पता है, फिर आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, ठीक है, ये सारे क्रूड ऑयल से ही निकलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। कैसे निकलता है कभी सोचा है आपने? नहीं, ठीक है, इससे नहीं होता है। वो पूरा मिला हुआ, वो गाढ़ा एक ऑयल रहेगा, एकदम ब्लैक कलर का गाढ़ा ऑयल रहेगा। और आपको पता है, हाँ जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है आपको बताते हैं। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है ना, जैसे मान लो ये एक चेम्बर है, क्या है? चेम्बर है, ठीक है, और इस चेम्बर से एक मॉनिटर कनेक्ट है इस तरीके से, जहाँ पे हमें टेम्परेचर पता लगता है, ठीक है। फिर इस चेम्बर को हमने क्या करना है, इधर से इसको इस तरह से सेपरेट करने के लिए इसके वाटर वेपर को, किसको? वाटर वेपर को हमने कंडेंस करके एक जगह पे ले लेना है। क्या करना है?
आ रहा है समझ में? ये पूरा डायग्राम समझ में आ रहा है? अब देखो होगा क्या, मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने इसमें क्रूड ऑयल डाला। क्या डाला? क्रूड ऑयल कह लो या पेट्रोलियम कह सकते हो आप, वो डाला। ठीक है, अब होगा क्या, आपको पता है अलग अलग चीज़ों का, जैसे पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का, इन सब का अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर है। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर सब्सटेंस है वो अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पे बॉईल होने लगता है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली किसका क्या है या कितना है, बट मैं आपको एग्जांपल से समझा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लिया जाए, सपोज़ करते हैं, ठीक है, सपोज़ करते हैं कि पेट्रोल का, ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करने वाले, अब हम यहाँ पे देंगे 80 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर पहुँचा दिए कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। अब जो इसके अंदर पेट्रोल होगा वो बॉईल होने लगेगा, बॉईल होकर किस में बदल जाएगा, वेपर में। वेपर में बदलेगा, इसका मतलब है कि वो इधर से होते हुए इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, कूल कर देंगे। क्या कर देंगे? कूल कर देंगे, मतलब कंडेंस करेंगे। ठीक है, तो वेपर से किस में ये बदल जाएगा, लिक्विड में। किस में बदल जाएगा सर? लिक्विड में बदलेगा ना। अगर हम वेपर को कूल कर रहे हैं तो लिक्विड में बदलेगा, यहाँ डिस्टिलेशन हो रहा है। ठीक है, तो देख रहे हो आप, यहाँ पे मैंने कूल किया और कूल करके मैंने देखा 80 डिग्री तक जो भी चीज़ें बॉईल होनी थी, वेपर में आना था, आ गया, इसमें इस कंटेनर में आ गया, मैंने इसको कूल कर लिया और मेरा पेट्रोल अलग हो गया। आ गया समझ में? अब मान लो कि डीजल जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है। ठीक है, अब हमने इसको टेम्परेचर पहुंचा देना है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 100 डिग्री जैसे ही सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाएगा, क्या होगा भाई, बॉईल होना स्टार्ट, वेपर आना स्टार्ट। ठीक है, फिर अब इसको बदलेंगे, दूसरा चेम्बर लगाएंगे। ठीक है, दूसरे कंटेनर में मेरे को सारा मिल जाएगा और हम उसको कूल कर लेंगे, वो मेरे पास क्या आ गया, डीजल। ठीक है, अब हमें पता है कि केरोसिन का होता है 120 डिग्री सेल्सियस, वो उस पर बॉईल होता है, 120 ले जाएंगे टेम्परेचर। तो वैसे कर करके हम अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर जिसका है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीज़ों को अलग कर लेंगे, मतलब डिफरेंट सब्सटेंस को अलग कर लेंगे। ठीक है, और जब हमारे पास सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी तो लास्ट में जो बचता है ना, दैट इज़ कॉल्ड मोबिल। मोबिल जो बाइक में डलाता है, कार में, जो लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लास्ट में बच जाता है। ठीक है, अब जब वो लास्ट में बच चुका है, ठीक है, तो उसको भी यूज़ कर लेंगे, उसको भी सेपरेट कर लेंगे, तो हो गया। फिर इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम चीज़ों को अलग करते हैं, बट उसके बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि हर सब्सटेंस का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है। आ रहा है समझ में? गुड, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें मेरे ख्याल से। सेपरेटिंग फनल्स मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बता दिया। ओके, और तो कुछ नहीं है। तो ये जो मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सेपरेटिंग फनल वाला बताया, वो किसका एग्जांपल था, 2 लिक्विड के मिक्सचर का। ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें थी, सारा फिल्ट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन, वो सब इसके थे। ठीक है, वो उसका 2। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म, और आपका काम है कि अब इसके नोट्स बनाने, क्वेश्चन आंसर्स याद करने। ठीक है, आपके पास NCERT बुक है तो आप इसके क्वेश्चन आंसर याद करो। ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो उसको बनाओगे पहले एंड देन आप याद करो। ठीक है।